अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये एक मैं आर्टिकल पढ़ रही थी न्यूज़पेपर में, तो उसमें बड़ा अच्छा एक हर चीज़ के बारे में ओवरव्यू दिया हुआ था। जो हमारा वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक बन रहा है, तो उसके बारे में एक बड़ा अच्छा ओवरव्यू दिया था। तो उसका टॉपिक था हाउ द वर्ल्ड इज़ शेपिंग अप। इसमें जिक्र किया गया इंडिया, चाइना, जापान, फिलीपींस, ताइवान, कोरिया, मिडल ईस्ट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड स्पेशली यूएस के बारे में कि यूएस क्या कर रहा है इन सब के हवाले से। तो इसके बारे में बताया गया है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं तो इंडिया की। इंडिया में क्या हुआ था कि राजीव गांधी की जब हुकूमत आई तो इसने क्या किया, 1989 में जो पहले एक इकोनॉमिक स्टेटस या इकोनॉमिक जो सेटअप था उसको इसने बिल्कुल चेंज कर दिया। इससे पहले जो इकोनॉमिक सेटअप था वो सेटअप था जो कि नेहरू ने सेट किया था, तो उसे ये नेहरूवियन मार्केट मॉडल भी कहा जाता है। तो इसने क्या किया था 1989 में, नेहरूवियन मार्केट मॉडल को इसने वेस्टर्न मॉडल में चेंज कर दिया था। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि जो वेस्टर्न में साइकिल चल रहा है, जो वेस्टर्न की इकोनॉमिक एक सेटअप है उसको इसने मुतारिफ करवाया था, और उसके अकॉर्डिंग इसने इसके ख्याल में ये था कि इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और ज़्यादा तरक्की होगी। फिर जी उसके बाद आया मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो है वो इंडिया का 2 बार प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका है, एक दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो इसने क्या किया था कि इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको इसने फर्दर रियल मोमेंटम में दिया था। इसने इसको फर्दर एलेबोरेट किया था इसके जो कॉन्सेप्ट था। इसके बाद जब मोदी की सरकार आई तो मोदी ने भी इसको फर्दर चेंजेस किए बगैर इसके जो कॉन्सेप्ट था, जो मनमोहन सिंह और जो राजीव गांधी ने सेटअप किया हुआ था, उसको वो फर्दर लेके चला। मतलब इतने सालों से इसमें कोई चेंज नहीं आया था, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं कि इंडिया जो है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। इनकी जो पॉलिसीज हैं वो सेम रही थी एक अर्सा तक। हमारी पॉलिसीज में क्या होता है कि चेंजेस आ जाती हैं। एक हुकूमत कुछ पॉलिसी बनाती है, दूसरी हुकूमत आती है तो वो कुछ पॉलिसी बनाती है, जिसकी वजह से जो सेटअप है, इकोनॉमिक सेटअप जो है, जो इकोनॉमिक साइकिल कंट्री का होता है, वो ख़राब हो जाता है। ये एक लॉन्ग टर्म सेटअप है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। फिर इसमें हमारे जो पॉलिसीज जो चेंज हो जाती हैं, हर हुकूमत अपने अकॉर्डिंग करती है, तो उसमें क्या होता है वो शॉर्ट टर्म बन जाता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस में बदल जाता है सारा कुछ। तो ये सब कुछ हुआ था, इंडिया ने किया था। इसके बाद मोदी ने 2016 में जब विजिट किया था तो इसने ओबामा जो वहाँ का प्रेसिडेंट था यूएस का, तो उसने इसको वहाँ पे होस्ट किया था, और इसने कांग्रेस से तब खिताब किया था। लेकिन जब इसने 2016 में आया तो इसने जब खिताब किया तो वो जो ऑलरेडी चीज़ चल रही थी तो उसके मुताबिक था। लेकिन इसने अब दोबारा रिसेंट इसने जो विजिट किया यूएस में, तो बाइडेन अब इस प्रेसिडेंट एज अ यूएस, तो उसने इसको होस्ट किया, और इस दौरान इसने दोबारा अब कांग्रेस से खिताब किया, और जिसमें इसने इंडिया की जो फर्दर डेवलपमेंट या फर्दर जो इंडिया करना चाह रहा है इन्वेस्टमेंट या उस सारे रिलेटेड इसने उसके बात की। उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाता है, या फर्दर जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ आ रही है उसके बारे में इन्होंने डिस्कशन की। तो बाइडेन के इरा में ये 3rd ऐसा प्राइम मिनिस्टर रहा है जिसको बाइडेन ने होस्ट किया है। इसके अलावा जब ट्रम्प की हुकूमत आई थी तो ट्रम्प का जो डॉक्ट्राइन रहा था सिक्योरिटी के हवाले से, यूएस की सिक्योरिटी के हवाले से, तो वो ये रहा था कि उसने हर रीजन पे अपनी सुपरविजन रखने के लिए उसे अपना एक एलाय चाहा था वहाँ पे। तो उसने क्या किया, नेटो जो उसका एलाय था वो था रशिया के खिलाफ। इसराइल जो था उसका एलाय था मिडल ईस्ट में। जापान जो है यूएस का एलाय था रशिया और चाइना में। ये ऑलरेडी जो 3 हैं ये वर्क कर रहे थे यूएस के लिए। इसके बाद जब इंडिया से ज़्यादा इंगेजमेंट होने लगी तो फिर इंडिया अब जो है वो एक हम कह लें साउथ एशिया में बेहतरीन एलाय है यूएस का चाइना के खिलाफ। चाइना और पाकिस्तान दोनों का कह सकते हैं, लेकिन मेजर क्योंकि चाइना जो है वो चैलेंज कर रहा है यूएस की सिक्योरिटी को इकोनॉमिकली, तो फिर वो राइज कर रहा है, तो इसलिए जो इंडिया है उसकी चाइना की जो मूवमेंट्स है उसको देखने के लिए यूएस के लिए बेहतरीन एलाय है। जैसे कि इससे पहले इंडिया से पहले जो है यूएस पाकिस्तान को यूज़ कर रहा था,
लेकिन अब पाकिस्तान जो है उसका ज़्यादा जो मूव है, जो ज़्यादा उसका रुझान है वो चाइना की तरफ बढ़ गया है। तो इसलिए अब इस खित्ते में अपनी नज़र रखने के लिए उसको एक इलाज चाहिए था, तो इंडिया जो है उसके लिए बेहतरीन पार्ट प्ले कर रहा है। इसके बरक्स जो इंडिया को भी अपनी जो है उसके लिए डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए एक सुपर पावर का साथ चाहिए। तो उसने यूएस तो मतलब सबको ही एक बीइंग अ सुपर पावर, सबके साथ ही कंट्रीज को होता है कि हम अपनी सुपर पावर के साथ बना के रखें। लेकिन जो इंडिया है तो अब वो चाइना यहाँ पे राइज करे, लेकिन वो चाइना के खिलाफ है। तो इसलिए उसने यूएस को बेहतरीन अपना सोचा कि वो सपोर्ट करेगा इसके, अगर वो इसको अपना अलाय बनाएगा और अपनी मूवमेंट्स जो चाइना कर रहा है उसके बारे में यूएस को बताएगा, तो यूएस जो है बदले में उसे सपोर्ट करेगा, इकोनॉमिकली भी करेगा, सिक्योरिटी के लिहाज से भी करेगा, टेक्नोलॉजी के भी लिहाज से करेगा। तो इसमें इंडिया का भी फायदा है। तो ये सब कुछ इंडिया के अकॉर्डिंग ये सब कुछ करना ज़रूरी था और ये सब कुछ इसमें चल रहा है। अब बात करें चाइना की, तो चाइना की जो डेवलपमेंट शुरू हुई है, जब इसमें चेंजेस आना शुरू हुई इसकी डेवलपमेंट में, तो वो सबसे पहले आई डेंग जियोपिंग के इरा में, जो कि आई थी 1979 में। तो इसके बाद इसका जो डेवलपमेंट का सारा सिलसिला है वो सारा शुरू हुआ था। अब जो मौजूदा दौर जा रहा है उसमें जो चाइना जो है बिगेस्ट इकोनॉमिकली और मिलिट्री थ्रेट दे रहा है यूएस को, क्योंकि इकोनॉमिकली राइज कर रहा है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो इसलिए मेजर थ्रेट है यूएस के लिए। इसके अलावा यूएस ने क्या किया कि इसकी जो टेक्नोलॉजी है इसको बैन करना शुरू कर दिया। यूएस में जो चाइना की टेक्नोलॉजी है हुआवे, तो उसने उसको बैन किया। 5G का हुआवे का जो भी प्रोडक्ट या मोबाइल फ़ोन यूज़ हो रहा था वो उसको बैन किया। इसके अलावा इसके जो सेमीकंडक्टर्स यूज़ हो रहे थे वहाँ पे चाइना के यूएस में, तो उसको इसने बैन किया। तो बैन करने का मकसद ये था कि यूएस समझता था कि जो यूएस की इंफॉर्मेशन है, जो सिक्रेसी है, वो इसके ज़रिए, सेमीकंडक्टर्स के ज़रिए चाइना तक पहुँच रही है। तो इसलिए इसने इसको बैन करना शुरू कर दिया। दूसरी वजह ये भी है कि जो इसके प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा इकोनॉमिकली राइज ना करें, तो उनको एक ब्रेक देने, उनको एक स्टॉप करने के लिए, उनको एक पॉज देने के लिए इकोनॉमिकली, तो इसने इसको बैन करना शुरू कर दिया। उसके अलावा इसमें जिक्र किया गया है BRI का, कि जो चाइना अपना इंटरेस्ट बना रहा है, अब मिडल ईस्ट में भी एक्सपेंड कर रहा है और अफ्रीका में भी एक्सपेंड कर रहा है। किसके थ्रू कर रहा है? अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू इसको एक्सपेंड कर रहा है। और इसके अलावा जो चाइना का है, चाइना का बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान में ये CPEC भी बना रहा है, तो वो सारा काम भी चल रहा है। तो ये सारा कुछ जो है इसके इंटरेस्ट, चाइना अपने इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कर रहा है, इकोनॉमिकली डेवलपमेंट के लिए, सिक्योरिटी डेवलपमेंट के लिए, ये सारा इसके इंटरेस्ट में जा रहा है। इसके अलावा भी चाइना ने रिसेंट जो है वो ईरान और सऊदी अरेबिया की जो है वो सुलह करवाई है, उसमें मदद करवाई है। तो वो एक बहुत बड़ा एज है चाइना को मिडल ईस्ट में मज़ीद डेवलपमेंट की या वर्किंग की, इन्वेस्टमेंट की, उस लिहाज से बहुत ज़्यादा इसको एक एज मिला है। इसके बाद हम बात करें जापान, कोरिया, फिलीपाइंस एंड ताइवान, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं ये एशिया की कंट्रीज़ हैं। तो इसमें जो है जापान और कोरिया, फिलीपाइंस, ये तो एक मेजर एलाय पास्ट में भी रहे हैं यूएस के। अब जो ताइवान है वो भी इनमें शामिल हो गया है, क्योंकि ताइवान का भी जो रिसेंट इशू चल रहा था इसका चाइना के साथ, कि ताइवान अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट चाहता था, चाइना की इन्फ्लुएंस से ये आज़ादी हासिल करना चाहता है। तो इसका और इसका इशू चल रहा है। चाइना ये नहीं चाहता, चाइना कहता है ये हमारी स्टेट है, तो इसको ऑटोनॉमी हासिल तो दी हुई है, लेकिन बिल्कुल इंडिपेंडेंट वो स्टेट नहीं बन सकती ना। तो इसमें अब इस इशू में इसको सपोर्ट कर रहा है ताइवान को यूएस। तो यूएस जो है अब इस वजह से मज़ीद चाइना और यूएस का जो है वो कन्फ्लिक्ट बढ़ गया है। तो अब क्या हो रहा है कि एशिया में जो यूएस है वो लार्जेस्ट आर्म डिलीवरी कर रहा है, या आर्म इसको फराहम कर रहा है इन कंट्रीज़ को, अपनी प्रेजेंस यहाँ पे बढ़ाने के लिए, अपने अलायंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एशिया में। इसके अलावा
ये जो सारा क्राइटेरिया यहाँ पे चल रहा है, जो सारा मामला यहाँ पे चल रहा है एशिया में, ये मिरर करता है यूक्रेन और रशिया वॉर को। जैसे कि यूक्रेन और जो रशिया वॉर चल रही है, तो हमें पता है कि हर यूक्रेन जो है उसको सपोर्ट कर रहा है यूरोप, इसके अलावा यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है यूएस, और तमाम फंडिंग जो है वो यूएस प्रोवाइड कर रहा है यूक्रेन को, क्योंकि रशिया के खिलाफ यूएस शुरू से ही रहा है, आफ्टर द वर्ल्ड वॉर इसके खिलाफ रहा है। तो इसलिए ये सारा इमेज अब एशिया में जो है, ये सारी कंट्रीज जो हैं ये चाइना के खिलाफ है, और ये किसके कहने पे खिलाफ है? यूएस की वजह से खिलाफ है, क्योंकि यूएस के एलाइज है। इसी तरह अब रशिया में ये सारी कंट्रीज जो हैं, यूरोप, यूक्रेन, ये सारी जो हैं ये यूएस के एलाए हैं, और ये सारे खिलाफ है रशिया के। ठीक है, तो यूक्रेन जो है, अब यूक्रेन की वजह से यूक्रेन इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहता है, वो बिल्कुल रशिया का मदखल अपने में नहीं चाहता है, तो इसलिए तो यूएस उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको आर्म्स प्रोवाइड कर रहा है, मिलिट्री। तो ये सेम एक क्राइटेरिया दोनों तरफ चल रहा है, सेम एक सर्कमस्टांस दोनों तरफ हम देखें तो चल रहा है, एक वेस्ट में चल रहा है और एक एशिया में चल रहा है। अब इसमें ये मैप हम देखें तो इसमें ईस्ट पैसिफिक ओशन को बड़ा अच्छा सा उन्होंने ना एक बनाया हुआ है और बड़ा अच्छा लोकेट किया हुआ है। तो इसमें ये अब देखें, यहाँ पे चाइना है, ये जापान है, यहाँ पे ये साउथ कोरिया नज़र आ रहा है, और साउथ कोरिया के बीच बिल्कुल नीचे और जापान के साइड में यहाँ पे हमें ये ताइवान नज़र आ रहा है। ताइवान के नीचे हांगकांग के बाद है फिलीपाइंस। तो यहाँ पे अगर हम जाएं इसके इस साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, और इस तरह यहाँ पे उसकी लोकेशन आ जाएगी। तो अब हम ये देखें कि अब जो अमेरिका है, तो इतनी अपनी प्रेजेंस यहाँ पे ईस्ट पैसिफिक इस रीजन में रखने के लिए वो चाइना को काउंटर करना चाहता है, और जिसकी वजह से वो अपने यहाँ पे एलाय चाहता है, और यहाँ पे उसने एलाय अपने मिलिट्री स्ट्रॉन्ग कर रहा है। जापान में उसको टेक्नोलॉजी दे रहा है, मिलिट्री एड दे रहा है। ताइवान को अब दे रहा है, जो कि बिल्कुल चाइना के करीब है, और ताइवान जो है उसको इंडिपेंडेंट स्टेट बनाने में उसका साथ दे रहा है, उसे सपोर्ट कर रहा है। कोरिया को अपने आर्म्स फ्राहम कर रहा है, फिलीपाइंस को अपने आर्म्स जो है फ्राहम कर रहा है, ताकि अमेरिका की जो पोजीशन है यहाँ पे एशिया में स्ट्रॉन्ग बन सके और वो चाइना को काउंटर कर सके। अब इसमें बात करें मिडिल ईस्ट की, तो मिडिल ईस्ट में आ जाता है इसराइल का एक बड़ा एक रोल आ जाता है, जो कि मेजर एलाय है यूएस का मिडिल ईस्ट में। तो ये सारे जो इंटरेस्ट यूएस के हैं, जो गल्फ ने उधर कंट्रीज हैं, उसमें सारे मामलात जो है यूएस जो है वो इसराइल के थ्रू करता है, या इसराइल के थ्रू देखता है। एक इसने अपना एलाय वहाँ पे बिठाया हुआ है। इसके बाद जो इसराइल और यूएई में अब्राहम एकॉर्ड हुआ था लास्ट ईयर्स में, 2020 में आई गेस हुआ था। तो इसमें ये हुआ था कि अब्राहम अकॉर्ड में यूएई ने बीइंग अ मुस्लिम कंट्री एक नॉन मुस्लिम कंट्री को वहाँ पे रिकग्नाइज कर लिया था। तो इसके खिलाफ भी बड़ा मुस्लिम कंट्रीज में हुआ था, लेकिन खैर इसने रिकग्नाइज किया। तो अब यूएस जो है वो चाहता है कि सऊदी अरेबिया जो है वो भी इसको ऑफिशियली रिकग्नाइज कर ले इसराइल को। वो इस अब्राहम अकॉर्ड का जो एक सिलसिला था उसको एक्सपेंड करना चाह रहा है मिडल ईस्ट में। सऊदी अरेबिया नो डाउट के एक मेजर वो भी सपोर्टिव रहा है यूएस का, लेकिन अभी तक इसने ऑफिशियली जो है अनाउंस नहीं किया रिकग्नाइज कि वो इसराइल को कर रहा है। तो अब यूएस का ये इंटरेस्ट है कि वो सऊदी अरब को भी इसमें शामिल करे, और अपना ये जो एकॉर्ड है, ये अब्राहम एकॉर्ड जो है इसको एक्सपेंड करे। इसके बारे जो है अगर हम चाइना की बात करें, तो चाइना ने अभी जो ईरान और सऊदी अरेबिया में, पहले भी मैंने आपको बताया, दोस्ती उसमें सुलह करवाई, तो उस लिहाज से चाइना का भी इन्फ्लुएंस जो है वो अपना मिडिल ईस्ट में बढ़ाना चाह रहा है। अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान में अब ये चल रहा है, जब से यूएस ने अपना कंट्रोल इससे हटाया है या इसको छोड़ के गया है, तब से अब चाइना और यूएस दोनों की कोशिश ये है कि वो इसकी जो माउंटेन्स हैं, जो इसकी सारी ज़मीन है, उसके नीचे बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं लिथियम के, और अहम जो एक मेटल्स हैं वहाँ पे मौजूद हैं। तो वो ये चाहते हैं कि वो इनको हासिल कर लें। इसके लिए जो चाइना है उसने तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो पहले भी की है अफगानिस्तान में, और अब भी कर रहा है, दोबारा से मजीद कर रहा है, ताकि वो इनको एक्सट्रैक्ट कर सके। और यूएस जो है वो भी ये चाहता है। तो यूएस एक नॉन गवर्नमेंटल
मेथड के तहत अब ये करना चाह रहा है। वो इन जो मेटल्स हैं या जो मिनरल्स हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स, उनको हासिल करना चाह रहा है। तो ये एक फिर इनमें कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो रहा है अफगानिस्तान में। लास्ट में इसमें बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान जो है अब मौजूदा हाल में अपने इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में इतना वो घिर चुका है कि अभी उसके पास इतना वो है ही नहीं कि वो किसी कंट्री का साइड ले सके। इस पोजीशन में वो है ही नहीं अभी। या चाइना की उसे साइड लेनी है, यूएस की। नो डाउट वो चाइना को ज़्यादा सपोर्ट करता है एज़ कम्पेयर टू यूएस, लेकिन अभी वो जिस पोजीशन में है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में ये एक बड़ा अहम रोल होना चाहिए कि वो अपनी बैलेंस करके चले इन दो ग्लोबल पावर्स के दरमियान में। यूएस एंड चाइना को एक को चूज़ ना करे, बल्कि वो एक बैलेंस रखे इसमें। और इसके अलावा वो अपने जो बेनिफिट जो चाइना से ले रहा है उसको मज़ीद आगे बढ़ाए, अपनी डेवलपमेंट उससे ले, चाइना के साथ भी ना बिगाड़े, लेकिन यूएस के साथ भी अपने जो उसके रिलेशंस हैं उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करे। तो ये सब कुछ इस आर्टिकल में एक्सप्लेन था हर कंट्री को लेके। उन्होंने इस राइटर ने थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ था, तो वो मैंने आपको फर्दर एक्सप्लेन कर दी है। मज़ीद आप आर्टिकल पढ़ेंगे या इसका क्रक्स जो मैं पोस्ट करूँगी इंस्टाग्राम पे आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी। यहीं पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।